अरे अरे बिजली, सारा दिन गुजर गया मगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ बादल जी, लगता है आज तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जाल हिलने लगता है। लगता है बादल कुछ फंस गया है। बादल कौवा जाल नदी से निकालता है। जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई थी। हो, बिजली, आज तो किस्मत जाग उठी। चाहे शिकार छोटा हो मगर हम किसी को नहीं छोड़ते। नन्ही मछली रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसी समय मानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। जब वो ये देखती है तो वह आती है। कपो, तुम इतने लालची तो थे मगर अब इतने बेरहम कैसे बन गए हो? बेचारी नन्ही सी छोटी जान है, इसे छोड़ दो। भला इसे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, महारानी चील को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। देखना, वो हमें इसके बदले में ढेर सारा भोजन देगी। मानो चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है। वो अपना भोजन उन कपों को दे देती है। ये लो, ये भोजन तुम ले लो, लेकिन इस नन्ही मछली को आजाद कर दो। अच्छा, अगर हम इसे तुम्हें दे दें तो यही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, और अगर चील महारानी को देंगे तो बहुत सारा भोजन मिलेगा। बिजली, रहम करो, इस छोटी मछली पर रहम करो। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कल भी भोजन ला दूंगी। फिर बिजली कपी और बादल कपा मान जाते हैं। वो जाल में से मछली को आजाद कर देते हैं। मानो चिड़िया भी अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है। था क्या हुआ बादल, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? पता है आज मुझे भूरे ने क्या बताया? अब क्या बता दिया है उस भूरे ने तुम्हें? उसने कहा है कि पास के जंगल में एक चूहा रहता है। क्या चूहा? हाँ बिजली, चूहा। पता है, वो कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि वो हम पक्षियों की तरह बोल सकता है और भविष्य भी बताता है। मैं सोच रहा हूँ अगर वो चूहा हमें मिल गया तो सारा जंगल हमारा होगा। हम जंगल के अमीर काफे बन जाएंगे। ये सुनकर तो बिजली कपी के मन में भी लालच आ जाता है। तो बादल जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो कपी एक पिंजरा लेते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत अजीब था, घना और सन्नाटे से भरा हुआ। वो दोनों पेड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए चूहे पर जाती है, जिसका नाम मोसू था। मोसू के बारे में कहा जाता था कि वो पक्षियों की जुबान भी समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो कौवे छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोसू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है? हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली, देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहां से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कपो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना, हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मौसू से पूछ लो, वो सब बताएगा।
बादल कप्पे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कप्पे से कहती है, कप्पे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे? मौसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कप्पे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहां आती है। कप्पो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कप्पों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कप्पे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कप्पो, अब तो मुझे आजाद कर दो, अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कप्पे तो बहुत लालची थे, उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कप्पे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कप्पे तो उठ जाते हैं और मौसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया? बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मौसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मौसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन कप्पे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मौसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है कप्पो, जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था, उसने मुझे कान में कुछ कहा था। हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है, साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे। लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। कप्पो, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कप्पे पत्थर की मूरत बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कप्पे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कप्पों को अपनी लालच का अंजाम मिलता है। गरीब चंदू-चिड़ा जंगल में आइसक्रीम का ठेला लगाए पक्षियों को आवाजें लगा रहा था। आओ आओ पक्षियों, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाओ, मैंगो ऑरेंज सब मिलेगी यहाँ। चंदू-चिड़े की आवाज लगाने पर भी जंगल के सभी पक्षी उसके ठेले के आगे से उड़ जाते हैं, जबकि उसके पास पानी पूरी समोसा चाट के ठेलों पर पक्षियों का रश था, जिन्हें देखकर चंदू-चिड़ा दुखी हो जाता है। सभी के ठेलों पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई है और मैं यहाँ सुबह से खड़ा हूँ और मेरी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी है। ऊपर से बारिश का मौसम भी हो रहा है। अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो मैं घर के लिए राशन कहाँ से खरीद कर ले जाऊंगा। बारिश के मौसम में आइसक्रीम का ना बिकना चंदू-चिड़े को बहुत परेशान कर रहा था। वहीं चंदू-चिड़े का गरीब परिवार भूख से मर रहा था। घोंसले में पड़े चंदू-चिड़े के पिता की तबीयत देखकर चंदू की माँ को बहुत चिंता सताई जा रही थी। चंदू के बाबा जी, तुम ठीक तो हो ना? पत्नी, लगता है शरीर से जान निकल रही है।
मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे दवा दे दो। सावित्री अपने पति की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। वो अपनी बहू मानो चिड़िया से पूछती है, मानो बहू, भला खाली पेट दवा क्या असर करेगी? देखो, अगर रसोई में थोड़ी सी रोटी पड़ी है तो वो दे दो। मानो चिड़िया बहुत उदासी से बोलती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक दाना भी नहीं पड़ा। बच्चे भी कब से दाना मांग रहे हैं, मगर मुझे उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है। रुकिए माँ, मैं पड़ोसन कवि के घर से होकर आती हूँ, हो सकता है उनके पास रात का खाना बचा हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया अपनी टूटी हुई झोंपड़ी से निकलकर पास की पड़ोसन अमीर कवि के पास जाती है। अमीर बिजली कवि तो अपनी रसोई में पकोड़े तल रही थी। अरे वाह वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है पकोड़ों में से। बारिश के मौसम में ऐसे पनीर के पकोड़े खाने का अलग ही स्वाद है। मानो चिड़िया बिजली कवि के घर बाहर खड़ी होकर आवाज लगाती है, बिजली बहन, आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन पड़ा है तो दे दे। आज घर पर पकाने को कुछ भी नहीं था, चूल्हा नहीं चला, बच्चे बहुत भूखे हैं। फिर से आ गई भोजन मांगने। जब देखो ये भिखारन मुंह उठाकर चली आती है। हाँ, फ्रिज में जो हफ्ता पुरानी दाल और रोटी रखी है वही बासी दाल इसे दे देती हूँ। बिजली कवि फ्रिज में से एक हफ्ता पुरानी दाल और रोटी निकालकर मानो चिड़िया को दे देती है। ये ले चिड़िया, मैंने दाल मखनी और रोटी बनाई थी, तू ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। वैसे भी तुम्हारे गरीब परिवार को ऐसा खाना भला कहाँ मिलेगा। बिजली कवि के ताने सुनने के बाद भी मानो चिड़िया चुपचाप वो दाल रोटी लेकर चली जाती है। मम्मा, आज पड़ोसन आंटी ने क्या दिया है? अरे वाह, ये तो दाल मखनी है, मुझे दो जल्दी से। हाँ मम्मा, मुझे भी दो। मुन्नी और बबलू, आप दोनों को तो पता है ना कि आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें दवा खानी है, मुझे पहले उन्हें देने दो। लेकिन मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे थोड़ी सी रोटी और दाल दे दें। ऐसा कहते हुए बबलू रोने लगता है। बच्चों चुप कर जाओ, आपके पिता थोड़ी देर में राशन ले आएंगे, मैं आपको भोजन बना दूंगी। दोनों मासूम बच्चों को भूख से मचलता हुआ देखकर उनके दादा को उन पर दया आ जाती है। मानो बहू, जाने दो, पहले मेरे पोतों को दे दो, बच्चे भी तो सुबह से भूखे हैं। न जाने चंदू बेटा आइसक्रीम बेचकर कब तक आएगा। फिर मानो चिड़िया बच्चों को थोड़ी सी दाल और रोटी दे देती है। दोपहर के समय मानो चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा ये घर अब बहुत कमजोर हो गया है, पता है छत से मिट्टी भी गिरने लगी है। हाँ बहू, इस घर को बनाए हुए कई साल बीत गए हैं, ऊपर से बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिश और तूफान आ गया तो हमारा घर नहीं सह पाएगा। शाम होते ही एकदम से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। जंगल में सभी ठेले वाले अपना अपना ठेला लेकर अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। ए ऊपर वाले, अभी तो आइसक्रीम बिकना शुरू हुई थी, थोड़ी देर यही इंतजार कर लेता हूँ, अगर कोई और पक्षी आ गया तो कुछ पैसे बन जाएंगे, उन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए राशन ले जाऊंगा। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने ठेले लेकर घरों को लौट गए थे, लेकिन चंदू चिड़ा बारिश में ही खड़ा आइसक्रीम बेच रहा था। तभी एक पुलिस वाला कौवा वहाँ आता है। अरे ओ चिड़े, तुझे बारिश नजर नहीं आती क्या? सभी पक्षी अपना अपना ठेला लेकर यहाँ से चले गए हैं, तू यहाँ खड़ा और कितने नोट छापेगा? चल चल, अब मेरा हिस्सा दे और जा यहाँ से। साहब, आज तो जरा भी आइसक्रीम नहीं बिकी, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? थोड़ी सी ही तो बिक्री हुई है, मुझे अपने परिवार के लिए राशन लेकर जाना है, अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो चल, तुझे जेल में बंद करता हूँ। पुलिस वाले का ये व्यवहार देखकर चंदू चिड़ा डर जाता है और उसने जो थोड़े से पैसे कमाए थे वो भी कौवे को दे देता है और फिर अपना ठेला लिए वहाँ से चला जाता है। मानो चिड़िया के घर में तो छत टपक रही थी और पानी घर के अंदर आ रहा था। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। चंदू जी, लाइए, मुझको पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। आपको तो पता है बरसात का मौसम है, कबूतर चाचा दुकान जल्दी बंद कर देंगे।
कहाँ से लाऊं मैं पैसे? बारिश के चलते थोड़ी सी आइसक्रीम ही बिकी थी और वो पैसे भी वो पुलिस वाला कब्बा ले गया। बेटा, आज पूरा दिन घर में भोजन नहीं बना और अब भी हमारे पास राशन नहीं है। क्या तेरे पिताजी और बच्चे भूखे रह सकते हैं? मानो तुम आज जाकर कबूतर चाचा से उधार ले आओ। चंदू जी, मैं गई थी कबूतर चाचा के पास, लेकिन उसने उधार देने से मना कर दिया है। अब जंगल में मानसून का मौसम जोर पकड़ लेता है और जंगल में जोरों की बारिशें होने लगती हैं। चिड़िया का घर तो पहले ही कमजोर था, अब बारिश की वजह से उसकी छत भी टूटने लगी थी। चंदू जी, घर से जितना पानी निकाल रही हूँ उतना ही बढ़ता जा रहा है। 2 दिन हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस बारिश की वजह से आप भी अपने काम पर नहीं जा रहे। अब तो घर में ना खाने को कुछ है और मुझे तो लगता है कि ये घर भी गिर जाएगा। मानो तुम चिंता नहीं करो, ये लो दाल चावल मैं तोते से मांग कर लाया हूँ। तुम खिचड़ी बना दो, पापा और मम्मा को दे दो और बच्चों को भी खिलाकर सुला दो, जब तक मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर छत की मुरम्मत करता हूँ। फिर मानो चिड़िया रसोई में खिचड़ी बनाने लगती है और चंदू चिड़ा जंगल से लकड़ियाँ लेने चला जाता है। चंदू चिड़ा जब लकड़ियाँ लेकर लौटता है तो उसका घर टूट चुका था और चंदू चिड़े का पूरा परिवार अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठे थे। चंदू जी, आपके जाने के बाद हमारा घर तो टूटने लगा था। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम सब ठीक हैं। चलो आप सब मेरे साथ चलो, जहाँ से मैं ये लकड़ियाँ काट रहा था मुझे एक वहाँ बहुत अच्छी जगह मिली है, हम सब वहीं जाकर रहेंगे। फिर चंदू चिड़ा अपने पूरे परिवार को लेकर घने जंगल की ओर चला जाता है और वो सब एक घने बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहाँ बारिश नहीं आ रही थी। अरे चंदू बेटा, ये जगह तो बहुत अच्छी है, क्यों ना हम सब मिलकर यहाँ अपने लिए रहने के लिए एक पत्तों का घर बना लें। हाँ चंदू जी, पिताजी ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ हमें रहने के लिए छत मिल जाए तो ये जगह बहुत सुंदर है। फिर वो सब परिवार मिलकर जंगल से कुछ लकड़ियाँ और पत्ते लाते हैं और सब मिलकर अपने लिए एक रहने के काबिल घर बना लेते हैं। चंदू बेटा इधर आओ, जल्दी इधर आओ। चंदू चिड़ा अपने पिता की आवाज सुनकर जाता है। क्या हुआ पिताजी? बेटा, ये कोई पेड़ मामूली पेड़ नहीं है, ये तो बहुत कीमती है। ये सब पेड़ चंदन के पेड़ हैं और इनकी लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। लगता है बेटा हमारे दिन भी अब बदल जाएंगे। अब चिड़ियाओं का पूरा परिवार चंदन के पेड़ से लकड़ियाँ काटते हैं और चंदू चिड़ा मानो चिड़िया वो लकड़ियाँ लेकर जंगल में बेचने जाते हैं, जहाँ उनकी लकड़ियाँ महंगे दामों में बिकती हैं। अब वो परिवार बहुत मेहनत करने लगा था और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चंदू चिड़ा अपने रहने के लिए जंगल में एक बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। अब उनकी जिंदगी में भी खुशी के दिन आ गए थे। उनके घर में भोजन की कोई कमी नहीं थी। चिड़ियाओं का परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो कल मैं अपनी बिजली को कैसे बहाने जाऊंगा? अरे बादल, तुम उतावले क्यों हो रहे हो? चिंता मत करो, हम तेज बारिश में भी तुम्हारी डोली लेकर आएंगे। सुन लो माँ, मैं उस फटीचर से शादी नहीं करूँगी। बेटी, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। जरा देख मुझे, मैं बूढ़ी और बीमार, भला कब तक तेरा ख्याल रख सकती हूँ? बादल बहुत अच्छा कव्वा है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। अगले दिन बारिश रुक जाती है। सभी पक्षी बादल की बारात लेकर बिजली कवि के घर आते हैं। बादल बेटे, मेरी बेटी का ध्यान रखना, ये बहुत नासमझ है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। माँ, ये मेरा क्या ख्याल रखेगा? 2 समय का भोजन खिला दे, इस टीचर के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अपनी नई नई दुल्हन की बात सुनकर बादल कव्वा तो हैरान हो जाता है। बाकी सभी पक्षी भी सोच में पड़ जाते हैं। अरे बादल, ये तुम्हारी कैसी पत्नी है? शादी को हुए अभी कुछ समय नहीं हुआ और ये अभी से ऐसी बातें करने लग गई है।
अरे तोते भैया, आप चुप कर जाएं, कहीं बात यही ना बिगड़ जाए। चलो चलो दोस्तों, हंसी मजाक बहुत हो गया, अब हम सबको यहाँ से लौटना चाहिए। अगर रात हो गई तो रास्ते में उल्लू डोली लूट लेते हैं। हाँ हाँ, चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। जल्दी से डोली में बैठो वरना उल्लू हमला कर देते हैं। फिर वो सभी पक्षी बिजली कवि को डोली में बिठाकर बादल कवि के घर ले आते हैं। देखो पत्नी जी, आपके आने की खुशी में मैंने घर को फूलों से सजाया है। जरा देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। क्या सुंदर? इस कबाड़ को तुम सुंदर कह रहे हो? ना यहाँ एसी है और ना फ्रिज, और मुझे बताओ रसोई कहाँ है? फिर बादल कौवा बिजली कवि को रसोई में ले जाता है। पत्नी जी, ये है मेरी रसोई, मैं तो यहीं भोजन बनाता हूँ। 2-4 टूटे हुए बर्तन और ये मिट्टी का चूल्हा। पता नहीं मेरी माँ को तुम्हें क्या पसंद आ गया, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। बिजली की ऐसी बातें सुनकर बादल कौवा तो कुछ भी नहीं बोलता। अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही बादल कौवा काम पर चला जाता है। बिजली कवि अपना मोबाइल निकालती है और किसी से बातें करने लगती है। वो बुढ़ा बादल तो अपने काम पर चला गया, तुम जल्दी से नदी पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। फोन रखते हुए बिजली कवि नदी की ओर चली जाती है। वहाँ तो एक अमीर भूरा कौवा आया हुआ था। बिजली, तुम आ गई। मुझे तो लगा था कि शादी के बाद तुम मुझे भूल जाओगी और मैं तुमसे कभी भी मिल नहीं पाऊंगा। भूरे जी, वो बुढ़ा कौवा तो बहुत गरीब है, मैं और भी एक दिन उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं तो कहती हूँ मुझे भी यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, लेकिन उस बुढ़े कौवे के साथ नहीं रहूंगी। बिजली, चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इस समय मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। एक बार जब वो विदेश के जंगल से आ जाएंगे तो तुम और मैं मिलकर शादी कर लेंगे। बस तब तक तुम वहीं उस बूढ़े कौवे के साथ रहो। भूरे जी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मुझे धोखा मत देना। नहीं नहीं बिजली, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, बस एक बार मेरे पिता घर आ जाएं। अच्छा भूरे, मेरी शादी वाले दिन क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारी राह देखती रह गई। मुझे माफ कर दो बिजली, मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बस इसीलिए मैं तुम्हारी शादी पर नहीं आ सका। ऐसे वो दोनों कौवे काफी देर तक बातें करते हैं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। बादल कौवा मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए भोजन लाता, लेकिन उसकी पत्नी कभी उससे सीधे मुंह बातें न करती। बादल कौवा तो अब परेशान रहने लगा था। पत्नी, मुझे खाना बना दो, बहुत भूख लगी हुई है। खाना कैसे बनाऊं? घर में मिसाले तो है ही नहीं। बिजली, तुम चिड़िया बहन से मांग कर ले आती। बादल, ये तुम्हारी आदत होगी दूसरों के आगे मांगने की, मगर मैं किसी के आगे अपने पंख नहीं फैलाती। जो भी लाना है खुद जाकर लेकर आओ। ठीक है बिजली, मैं चिड़िया बहन से अभी मिसाले लेकर आता हूँ, तब तक तुम लकड़ियाँ जलाओ। इतना कहते हुए बादल कौवा रात में चिड़िया के पास मिसाले लेने चला जाता है। बादल भैया, आप इतनी रात को सब ठीक तो है ना? आप तो मुझे बहुत उदास लग रहे हैं। नहीं नहीं चिड़िया बहन, सब ठीक है, मुझे बस थोड़े से मिसाले दे दो, बिजली ने खाना बनाना है। फिर मानो चिड़िया बादल कौवे को मिसाले दे देती है। कौवा मिसाले लेकर घर जाता है, लेकिन घर में तो बिजली कवि नहीं थी। बिजली, बिजली, कहाँ हो तुम? इतनी रात में बिजली कहाँ जा सकती है? बादल कौवा परेशान हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है। बेटे, बादल बेटे, बिजली मेरे पास आ गई है, तुम परेशान ना होना। ठीक है माँ जी, बताने का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। फिर बादल कौवा अपने लिए दुखी मन से भोजन बनाता है। भोजन खा के वो भी सो जाता है। अगली सुबह कबूतर और तोता बादल कौवे को बुलाने आते हैं। अरे क्या हुआ बादल, आज काम पर नहीं जाना? पहले तो हर रोज हम सबसे पहले आ जाते हो। दोस्तों, आज तुम दोनों चले जाओ। क्या बात है बादल, आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो, और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो भी दिखाई नहीं दे रही।
बादल कौवा रोते हुए उन्हें सारी बात बताता है। दोस्तों, मैं बहुत परेशान हूँ। जब से शादी हुई है, एक भी दिन तानों के बिना नहीं गुजरता। जब देखो मुझे गरीब बुलाती है और जब मन करता है तो छोड़कर भाग जाती है। बादल चुप कर जाओ, रो मत। मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है। तुम्हारी पत्नी का जन्मदिन आ रहा है, तुम बिजली के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेना, फिर देखना वो कितनी खुश होती है। हाँ, तोता सही कह रहा है। अच्छे से सोने के झुमके लेकर देना। मैंने भी अपनी पत्नी को ऐसे ही खुश किया था। वो भी शादी के शुरू में मुझसे नाराज रहती थी। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं ऐसा ही करूँगा। फिर बादल कौवा दिन रात मेहनत करता है। दिन गुजरते जाते हैं। बिजली कौवे का जन्मदिन आ जाता है। चिंकी बहन, आज तो बिजली का जन्मदिन है, तुम उसके जन्मदिन की पार्टी में क्या पहनोगी? मैं तो उसके जन्मदिन पर लाल रंग की साड़ी पहनूंगी। तोती, कबूतरी और चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी कि तभी बिजली कौवे भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हैं? भूरा भी आने वाला होगा। अरे, तुम तीनों को कोई काम धंधा नहीं है, जब देखो यही बैठी रहती हो। जाओ यहाँ से। चिड़िया बहन, ये कौवी तो बहुत बुरी है और तुम इसकी बर्थडे की पार्टी पर जाने की बातें कर रही थी। चलो, हमें नहीं जाना इसके जन्मदिन पर। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ भूरा कौवा आ जाता है। भूरे, मेरा आज जन्मदिन है, तुम्हें याद है ना? हाँ हाँ, भला मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी परी का जन्मदिन। तो भूरे जी, आज रात 12 बजते ही मैं यहाँ आ जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ बिजली, मैं जरूर आऊँगा। बिजली कौवी खुशी खुशी घर आती है। बिजली कौवी भी तैयार हो जाती है। तभी बादल कौवा बिजली कौवी के लिए गिफ्ट लेकर आता है। आज तो वो बहुत खुश था। अरे वाह, मेरी पत्नी आज कितनी सुंदर लग रही है। देखो पत्नी जी, मैं तुम्हारे लिए ये सोने के झुमके लाया हूँ। अब जल्दी से मुझे ये झुमके पहन कर दिखाओ। हाँ हाँ बादल जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, रुको मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर बिजली कौवी आधी रात को अपने घर से निकल जाती है। बादल कौवा भी बिजली कौवी के पीछे पीछे जाता है और वो सब छुप कर देखता है। भूरे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए। अब जल्दी से बताओ, कहाँ है मेरा गिफ्ट? मैं तो कुछ भी नहीं लाया, भूल गया। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुमने अपने पिता से बात की है? बिजली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरे पिता ने विदेश में मेरे लिए एक सुंदर कवि ढूंढ ली है। मैं तो अब उसी से शादी करूंगा। बस इसीलिए मैं तुम्हें यही बताने आया था। अब मैं जा रहा हूँ। क्या मतलब? भूरे, तुमने मुझे धोखा दिया, इतने दिनों मुझसे झूठ बोला। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति को ठुकरा दिया। क्या तुम अब किसी और से शादी करोगे? हाँ, तो इसमें और गलत क्या है? आगे से मुझे तंग ना करना। ऐसा कहते हुए वो कौवा वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनते ही बिजली कौवी सहन नहीं कर पाती और वो वहीं बेहोश हो जाती है। बादल कौवा बिजली कौवी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। उल्लू डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? हाँ कौवे, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है। बस कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए। फिर बिजली कौवी को होश आता है। वो बादल को देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। पति जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। मैं उस भूरे कौवे की बातों में आ गई थी। कोई बात नहीं पत्नी जी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। चलो अब घर चलकर तुम्हारी सालगिरह की पार्टी करते हैं। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को घर ले आता है और सभी पक्षी बिजली कौवी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। क्या बात है बादल जी, आज बड़े खुश लग रहे हो। अब जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बारिश हो रही है। बिजली, मुझे तो अब ये बारिश भी बहुत अच्छी लगती है। जरा देखो तो बाकी पक्षियों के घर पेड़ों पर कैसे घास फूस के बने हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं है, नहीं है, और ये बात मैं तुम्हें कल से 100 दफा बता चुकी हूँ।
बादल कफे ने अभी अभी बहुत बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था। दूसरी ओर जंगल के सभी पक्षी चिड़िया के घर में बैठे उसी की बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं कफे का घर एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बहुत बड़ा और सुंदर है। सच कहा कबूतर भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बादल कौवा हम सबको अपने घर में जाने देगा। क्यों भला चिड़िया? क्योंकि बबली बहन जब से कौवों का नया घर बना है, वो तो हम में से किसी पक्षी के साथ अच्छे से बात नहीं करते। वो सब बैठे हुए थे कि तभी तोता और तोती भी आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन, क्या बातें चल रही थी? कुछ नहीं तोते भैया, हम सब तो कौवों की बातें कर रहे थे। उन्होंने अपना घर बहुत सुंदर बना लिया है। अरे दोस्तों, छोड़ो उन कौवों के घर को। पता है, मैं और चीकू जी आ रहे थे कि हमें मौसम के पक्षी ने बताया कि अभी जो बारिश हो रही है, ये तो कुछ नहीं, आने वाले 2-3 दिनों में बहुत तेज बारिश होगी। इसलिए हम सब पक्षी अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लें। चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है, लेकिन मेरा मुरम्मत करने को जरा भी मन नहीं कर रहा। कबूतर भैया, घर तो मेरा भी कमजोर है, लेकिन घर की मुरम्मत तो करनी ही होगी। बारिश रुकने पर सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। तोता तोती घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में कौवों का घर आता है। चीकू जी, मैं क्या कहती हूँ कि मौसम की चेतावनी हम इन कौवों को भी दे देते हैं। भला इन कौवों को चेतावनी की क्या जरूरत? इनका घर तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं नहीं, हमें बता देना चाहिए, इसी बहाने हम उसका घर भी देख लेंगे। हाँ, ये बात तो तुमने ठीक कही है। फिर चीकू तोता दरवाजे पर दस्तक देता है। अरे, कौन है बाहर? बड़ा घर देखा नहीं क्या चले आए? बिजली का भी गुस्से में दरवाजा खोलती है। बिजली, हम मुंह उठाकर नहीं आए, बल्कि तुम्हारे भले के लिए आए हैं। ये तो चिंकी ने कहा, वरना हमें तुम्हारा भला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम मेरा क्या ही भला करोगे? जाकर पहले अपना भला करो। देखा भी है इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा और ना ही देखना है। बिजली और तोते का शोर सुनकर जंगल के सभी पक्षी भी इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है तोते भैया, आप ऐसे लड़ क्यों रहे हो? चिड़िया बहन, मैं कौन सा लड़ रहा हूँ? इस कवि को ही ज्यादा पड़ लग गए हैं। मैं और चिंकी तो इन्हें बरसात की चेतावनी देने आए थे, लेकिन ये तो हमसे लड़ने ही लग गई। अच्छा, हमारा बड़ा घर देखकर तुम सबको जलन हो रही है ना? हमें तो बरसात की कोई चिंता नहीं है। चिंता तो तुम सब पक्षी करो, क्योंकि बाढ़ में तुम सबके घर बह जाएंगे। सभी पक्षी अपने घर को लौट जाते हैं। चिंकी भी अपने पति को लेकर घर जाती है। चीकू जी, आपको क्या जरूरत थी उस कपी के मुंह लगने की? तुम्हें ही जाना था उन कपों को सूचना देने। घर क्या बना लिया उन कपों ने, हवा में उड़ रहे हैं। देखना अब मैं क्या करता हूँ। चीकू जी, अब बस कर दीजिए और सो जाइए। रात हो चुकी थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन तोते को नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं इस कपी को सबक नहीं सिखा देता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बड़ा घमंड है ना इस कपी को अपने घर पर। अब देख बिजली की बच्ची। फिर चीकू तोता रात के अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो कौवों के घर जाता है और अपनी तेज चोंच से उनके घर के नीचे सुराख कर देता है, ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी सीधा उनके घर में जाए। तभी आसमान पर बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश तो शुरू हो गई। अब मजा आएगा इस बिजली को। चीकू से पंगा लेने पर क्या होता है। फिर चीकू तोता वहाँ से अपने घर जाता है और जाकर सो जाता है। जंगल में बारिश तो और भी ज्यादा हो रही थी। मानो खिड़की बंद कर दो, बारिश बहुत तेज है, मुझे ठंड लग रही है। हाँ चंदू जी, खिड़की बंद कर रही हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ मानो, ये तो अच्छा हुआ कि हमने वक्त रहते अपने घर की मुरम्मत कर ली। बिजली, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन हमें इस बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा घर बहुत पक्का है। हाँ बादल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
बाकी पक्षियों का देखना बहुत बुरा हाल होगा, खासकर उस मोटी चोंच वाले का। तभी बिजली कपी की नजर पड़ती है जहाँ एक छेद से पानी अंदर आ रहा था। बादल जी, ये क्या, हमारे घर में तो पानी भर रहा है। ये कैसे हो सकता है? हमारे घर में पानी भला कैसे आ सकता है? मैंने ये घर बहुत मजबूत बनवाया था। मुझे तो लगता है ये जरूर उस मोटी चोंच वाले का काम है, मुझसे बदला लेने के लिए। जो भी हो बिजली, अब हमें घर से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहीं मर जाएंगे। वो दोनों घर से बाहर आते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं हर तरफ पानी ही पानी था। पूरे जंगल में बाढ़ आ चुकी थी। सभी पक्षियों के घोंसले पानी में बह चुके थे। वो कभी एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ सभी पक्षी भी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कबूतर यार, मेरा घर भी डूब गया, लेकिन चिड़िया कहाँ चली गई? चंदू, चिड़िया कहाँ है? चलो दोस्तों, सभी मेरे साथ चलो। मैंने हम सब के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। मानो चिड़िया के कहने पर सभी पक्षी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ते हैं। तभी उन्हें बिजली और बादल की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई हमें सुन रहा है तो बचाओ, मैं और बिजली यहाँ फंस गए हैं। अरे, ये तो बिजली और बादल की आवाज है। फिर मानो चिड़िया और सभी पक्षी कपों के पास जाते हैं। चलो बादल और बिजली, हमारे साथ चलो, वरना इस बाढ़ में तुम भी बह जाओगे। लेकिन कहाँ जाएंगे हम? बिजली, तुम चिंता ना करो, मैंने एक सुरक्षित जगह ढूंढ ली है। फिर मानो चिड़िया सभी पक्षियों को लेकर अपने साथ वहाँ से उड़ती है। वो सब एक बड़े पेड़ की बड़ी खोखर में जाते हैं। हमें तो लगा था कि कप्पों का घर बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसी बारिश में वो भी बह गया। नहीं कबूतर, ये सब इस मोटी चोंच वाले का किया है, पूछो इससे। फिर चीकू तोता सारी बात बता देता है। चीकू भैया, ये तो बहुत बुरी बात है। लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को मुसीबत में डालो। हाँ चिड़िया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बिजली, मुझे माफ कर दो। ठीक है तोते, लेकिन मुझसे भी गलती हुई है, मुझे भी माफ कर दो। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। एक बड़े पेड़ पर बहुत सारे घर थे और उन घर की मालकिन चील थी। चील ने पक्षियों को वो घर किराए पर दिए हुए थे। जो बड़ा घर था वो कप्पों ने किराए पर लिया हुआ था। और एक छोटे से घर में मानो चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा रहते थे। सुनहरी चील महीने की आखिर में सभी पक्षियों से किराया लेने आया करती थी। ये लो चील चाची, तुम्हारा इस महीने का किराया। तुम बहुत अच्छे काफे हो जो मेरा किराया समय पर दे देते हो। एक वो बीमार चिड़िया और उसका पति चंदू चिड़ा है। जब भी किराया लेने जाऊं तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अच्छा चील चाची, इस बार क्या बहाना बनाया उन्होंने? वो चंदू चिड़ा कह रहा था कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और तेज बारिशों के कारण मैं काम पर नहीं गया। वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो वो किराया दे देगा। तौबा तौबा चील चाची, वो दोनों बहुत झूठे हैं। कल ही तो मैंने उसकी पत्नी मानो चिड़िया को देखा था, एकदम हट्टी कट्टी बैठी हुई थी। भला बैठे बिठाई वो कैसे बीमार हो सकती है? ये सब किराया ना देने के बहाने हैं। मेरे बादल जी को भी तो देखो, ऐसी बारिश में वो रोज काम पर जाता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। धन्यवाद बिजली, तो तुमने मुझे सच बता दिया। अब देखना मैं उनके साथ क्या करती हूँ। फिर चील चाची उन कपों से किराया लेती है और वहाँ से वापस चली जाती है। बिजली, तुमने चील चाची से झूठ क्यों बोला? कल तुम जब चिड़िया से दाना लेने गई थी वो तो बहुत बीमार थी। बादल जी, मुझे वो मानो चिड़िया बहुत बुरी लगती है। मैं नहीं चाहती कि वो हमारे पड़ोस में रहे। अब देखना चील चाची उन दोनों को हमारे पड़ोस से निकाल देगी। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। जुगनू कौवा अपने दोस्तों के साथ खेलकर घर आता है तो देखता है घर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इतनी प्यास लगी हुई है, अब पानी कहाँ से पीऊं? मम्मा तो घर को ताला लगा कर चली गई हैं। तभी जुगनू कौवा देखता है कि चिड़िया के घर का दरवाजा खुला था। मैं मानो आंटी के पास जाता हूँ, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं।
फिर जुगनू कौवा मानो चिड़िया के घर जाता है। आंटी आंटी, मुझे पानी मिलेगा? हाँ जुगनू बेटा, पता है कल मैंने गाजर का हलवा बनाया था, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ आंटी, बहुत पसंद है। फिर मानो चिड़िया जुगनू कौवे को पानी देती है और साथ में गाजर का हलवा देती है। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी चिड़िया के घर में आते हैं। जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर क्यों नहीं गए? मम्मा, घर को ताला लगा हुआ था और मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं आंटी के घर आ गया। चल जुगनू, कोई जरूरत नहीं है इस बीमार चिड़िया के पंखों से कुछ लेने की। ये खुद तो बीमार है, तुम्हें भी बीमार कर देगी। बिजली बहन, ये आप क्या कह रही हैं? जुगनू को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही हैं? तुम चुप करो। गरीब और बीमार पति पत्नी, तुम दोनों यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारे जाने से हमें भी चैन आएगा। लेकिन हमने किया क्या है जो आप हमसे इतनी नफरत करती हो? बस मुझे तुम